काबिल साद एहतराम नाजरीन, गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे और उन इस्तीफों की मंजूरी। तो सबसे पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मरकज़, पंजाब और इसी तरह से KPK, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चल रही थी। आपने देखा कि अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक लाई गई कौमी असम्बली के अंदर, और कौमी असम्बली में जो तहरीक थी वो मंजूर हो गई। मंजूर होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस रजीम चेंज को बैरूनी इशारे पर रजीम चेंज करार दिया और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में मौजूदा हुकूमत जो सामने आई, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, उसके ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाई और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की काल दी। तमाम बड़े शहरों के अंदर जलसे जुलूस किए गए और इसी तहरीक के हिस्से में एंड के ऊपर आपने देखा कि असम्बलियों से रिज़ाइन कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस जो कौमी असम्बली में थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन जो थे मेंबरान ने अपने उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, जो बतौर स्पीकर काम कर रहे थे, उनके हवाले किए और अपने तमाम लोगों ने अपने हाथों से लेकर के रेजिग्नेशन हवाले किए। अब देखना यह है कि कानून की जो मंशा थी क्या पूरी हुई, जो इस्तीफे देने का तरीक़ाकार था वो फॉलो किया गया या नहीं किया गया। तो मालूमात के लिए मैं वो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि इस्तीफे देने का तरीक़ाकार क्या है। तो इस्तीफे देने का जो तरीक़ाकार है, सबसे पहले आर्टिकल 64 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें दिया गया है तरीक़ाकार कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट अपने हाथ से लिख के इस्तीफ़ा देगा स्पीकर कौमी असम्बली को, और इस तरह से उसका इस्तीफ़ा मंजूर होगा। आगे दूसरी जो फर्दर डिटेल्स हैं इस्तीफ़ा मंजूरी की, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ नेशनल असम्बली 2007 के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर रूल 43 में पूरा उसका तरीक़ाकार है। उसके अंदर ये है कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट जो है वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखेगा। लिखने के बाद अगर वो ख़ुद स्पीकर के सामने पेश होता है, उसके खुद हवाले करता है, तो वो डेफिनेट वही उसकी तस्दीक हो जाएगी कि वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से रिज़ाइन कर रहे हैं या किसी इन्फ्लुएंस के तहत कर रहे हैं। तो अगर उस पे स्पीकर साहब उसी वक्त मुतमिन हो जाएं तो वो मौके पे ही रिज़ाइन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरी सूरत है कि अगर मेंबर खुद पेश हो के रिज़ाइन नहीं देता, लेकिन खुद लिखना इसमें ज़रूरी शर्त है, दूसरे किसी ज़रिए से स्पीकर तक भेजता है, तो स्पीकर उसकी स्क्रूटनी करेंगे, तस्दीक करेंगे कि क्या उसने आज़ाद मर्ज़ी से, फ्री विल से, फ्री कंसेंट के साथ रिज़ाइन दिया है। जब वो इस बात की पूरी तसल्ली कर लेंगे तो जो सेक्रेटरी असम्बली हैं वो इस चीज़ को उसका नोटिफिकेशन जारी कराएंगे गज़ट के अंदर। नोटिफिकेशन जारी कराने के बाद ये तमाम असम्बली को बता दिया जाएगा, या स्पीकर साहब खुद या सेक्रेटरी के ज़रिए बता देंगे तमाम मेंबरान को। अगर हाउस का इजलास चल रहा है तो स्पीकर साहब खुद बता देंगे, अगर उस वक्त हाउस का इजलास नहीं चल रहा तो सेक्रेटरी जो कौमी असम्बली हैं उनके ज़रिए तमाम हाउस के जो मेंबरान हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि फ़लाँ शख्स ने जो है रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद आखिरी स्टेप के ऊपर जो रेजिग्नेशन है वो सेंड कर दिया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ताकि वो उसके ऊपर सीट को खाली करने का नोटिफिकेशन जारी करें और वहाँ दोबारा इलेक्शन करवाएं। अब इसी तरह से जब कासिम सूरी साहब के पास रेजिग्नेशन आ गए तो उन्होंने अपना वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन करने के बाद इस्तीफ़ों को बाकायदा एक्सेप्ट कर लिया, यानी डिप्टी स्पीकर जो उस वक्त स्पीकर का रोल अदा कर रहे थे
उन्होंने इस्तीफों को एक्सेप्ट कर लिया। अपनी तस्दीक के बाद, वेरिफिकेशन के बाद अपना प्रोसीजर मुकम्मल किया। करने के बाद रेफर कर दिया मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ताकि वो अगला अपना काम करें कि उसका नोटिफिकेशन जारी करें और नए इलेक्शन का ऐलान करें। लेकिन हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो मामला दबाए रखा और आज तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया था। बाद में ये हुआ कि नए स्पीकर बन गए राजा परवेज अशरफ साहब। राजा परवेज अशरफ साहब जब नए स्पीकर बने तो उन्होंने कहा कि वो इस्तीफों की असर नौ तस्दीक करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसकी प्ली ये ली कि बहुत सारे मेंबरान ने उनसे राब्ता किया है और ये कहा है कि उन्होंने फ्री विल के तहत, फ्री कंसेंट के तहत रेजिग्नेशंस नहीं दिए, बल्कि उनसे लिए गए हैं दबाव के तहत। इसके ऊपर इस बात को जुआज बना करके राजा परवेज अशरफ साहब ने कुछ लोगों को नोटिस जारी किया। 11 लोगों को नोटिस जारी किया गया कि वो आ करके तस्दीक करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि इसके ऊपर एक असूली मौक़िफ़ था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे रेजिग्नेशन उस वक्त के स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर थे और स्पीकर के तौर पर काम कर रहे थे कासिम सूरी साहब, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन को भेज चुके हैं। लिहाजा तमाम तर कार्रवाई जो राजा परवेज अशरफ साहब मौजूदा स्पीकर कर रहे हैं, ये गैर कानूनी, गैर आइनी है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मेंबर पेश नहीं हुआ। इन 11, ये पहले मरहले पे जो 11 लोग थे, ये भी पेश नहीं हुए राजा परवेज अशरफ साहब के पास। अब बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है उसमें ये है कि राजा परवेज अशरफ साहब और मौजूदा जो हुकूमत है वो इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है इन रेजिग्नेशंस को। क्योंकि अगर कानूनी पहलू का जायज़ा लें तो एक दफ़ा जब एक प्रोसेस मुकम्मल हो गया, जो डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त स्पीकर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने रेजिग्नेशंस एज पर लॉ रूल्स जो थे उनके तहत एक्सेप्ट कर लिए, फॉरवर्ड कर दिए। तो उसी कार्रवाई को उस वक्त तक 2 ही सूरतें हैं, या तो मोशन के ज़रिए पार्लियामेंट उसको उसी वक्त इलेक्शन कमीशन को भेजने से पहले रिसेंड करती, जो नहीं किया गया था और प्रोसेस मुकम्मल हो गया था, और दूसरी जो सूरत ये थी कि मेंबरान उस वक्त वेरिफिकेशन में कहते कि हमने नहीं दिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेंबरान आज तक भी कह रहे हैं कि इस्तीफे हमने खुद अपनी मर्जी से दिए और प्रोसीजर पहले से फॉलो हो गया था। तो लिहाजा अभी ये जो सारा कुछ हो रहा है वो सिर्फ इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए हो रहा है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत शायद ये नहीं चाहती है, इस पोजीशन में नहीं है कि तमाम 131 हलकों के अंदर इलेक्शन इकट्ठा करवाया जाए और इतने बड़े लेवल के ऊपर उसको मैनेज किया जा सके। दूसरे एंड के ऊपर उनके अपने जो भी खदशात होंगे जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं करवा रहे, और यहाँ 11 सीटों के ऊपर महज इसलिए कि जो एक तो स्ट्रेंथ को कमज़ोर किया जाए और बिल्कुल ही रूल्स और प्रोसीजर के ख़िलाफ़ जाके ये इस्तीफ़े 11 मंजूर करके तो एक बहरानी कैफियत पैदा कर दी गई है। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है। अब जो कानून की मंशा है उसके मुताबिक तो राजा परवेज अशरफ साहब का शुरू किया हुआ सारे का सारा प्रोसेस किसी तरह से भी कानून के मुताबिक नहीं लग रहा, क्योंकि जो हमारे इसके रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के हैं रूल्स 2007 के, उनके अंदर तमाम तर जो तरीक़ाकार दिया गया है वो अडॉप्ट पहले ही किया जा चुका था, और जो आर्टिकल 64 भी जो कहता है वो भी सारी चीज़ें इसके मतलब पूरी हो चुकी थी। लिहाजा अभी असर नौ तमाम प्रोसीजर का शुरू करना बदनिश्ती बज़ाहिर मालूम हो रही है मौजूदा हुकूमत की कि वो इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज की हमारी मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह राब्ते में रहिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गोहर संधू सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी सिलसिले की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।